अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 है और इस एक्सरसाइज 9.3 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे। हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 एंड 4 ये सारे कर लिए हैं, जो कि पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको अपडेट कर दिए थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की और क्वेश्चन नंबर 6 की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अकॉर्डिंग टू इट्स स्टेटमेंट कहते हैं शो दैट, साबित करें, शो दैट द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स हैं उनके जो वर्टिसेस उसने हमें दिए हुए हैं, कहता है ये बाइसेक्ट करते हैं टू ईच अदर। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो चलें हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 5। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं और इस टॉपिक को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज़ ये मेरे पास है एक पैरेललोग्राम। ओके बच्चों, ये क्या है जी? एक पैरेललोग्राम है। मैं यहाँ से एक डायगोनल, इसके कुछ वर्टिसेस हैं यहाँ पे ना, ये 4 वर्टिसेस हैं। एक ये वर्टिस है, एक ये वर्टिस है, एक ये वर्टिस है और एक ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस कहलाते हैं। तो यहाँ से जो सीधी लाइन इस तरफ टच करेगी उसे हम क्या नाम देंगे? वन डायगोनल। और ये जो दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ टच करेगी इसे हम नाम देंगे सेकंड डायगोनल। तो ये हमारे पास 2 डायगोनल्स हैं। तो सबसे पहले मैं इनकी वर्टिसेस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सबसे पहले हम नाम देते हैं इसको A, B, C एंड D। अब नाम देने के बाद हम इसमें इनकी जो वर्टिसेस हैं उसकी वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो वर्टिस AB की वैल्यू है वो 1 2 4 2 है, 1 2 और 4 2 ये वर्टिसेस आ गए। उसके बाद है हमारे पास C और D के हवाले से -1 -3 -4 -3, -1 -3 फिर -4 -3। तो लीजिएगा जी, ये हैं हमारे पास वर्टिसेस जो कि हमने यहाँ पे नोट कर लिए हैं। इसको मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ ताकि आपके क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? 1 2 4 2 A की और B की, जो कि 1 2 4 2 है। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास C D के हवाले से। तो C की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है जी -1 -3, ओके। और फिर D की वैल्यू यहाँ पे -4 -3, ओके। अब हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये आ गई एक पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल भी हमारे सामने हैं। हमने जस्ट प्रूव ये करना है कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर इनके इंटरसेक्शन के पॉइंट के हवाले से हम बात करते हैं कि इनका इंटरसेक्शन कोई पॉइंट है, तो उसके लिए हमें सिंपल इनके मिड पॉइंट्स निकालने होंगे। मतलब AC जो कि यहाँ पे दिया हुआ है उसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, और दूसरी तरफ हमारे पास जो डायगोनल है DB, ठीक है। हमने क्या करना है? मिड पॉइंट फाइंड करनी है, AC का मिड पॉइंट और DB का मिड पॉइंट। अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये लग रहा है कि जैसे इनके जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर तो इनके मिड पॉइंट सेम आ गए तो दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर, और अगर इनके मिड पॉइंट सेम नहीं हुए तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे जी? इसको मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में लिखते हैं जी मिड पॉइंट ऑफ AC। फार्मूला वही आपके पास x1 x2/2, ठीक है, और y1 y2/2, यानी कि इनके जो कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके सम को डिवाइड कर देंगे हम 2 पे। तो सबसे पहले बात हम कर रहे हैं क्योंकि ए सी की, ये ए है और ये ऊपर है आपके पास सी, तो इनकी वैल्यूज़ को ज़रा ऐड करते हैं। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट को देखते हैं जो कि यहाँ पे 1 है और इधर भी -1 और 1 है, तो 1 - 1/2। दूसरी तरफ वैल्यू हमारे पास क्या है, y और 2 और -3 है, तो 2 - 3/2। नेक्स्ट वन, यहाँ पे वैल्यू तो सारी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि 1 - 1 ज़ीरो है, तो ज़ीरो को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 - 3 में से निकालेंगे तो वैल्यू रह जाएगी -1/2। ये मैंने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। अब मैं मिड पॉइंट फाइंड करूँगा किसका, मिड पॉइंट ऑफ दूसरे डायगोनल का नाम था DB। इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए जी हम फिर से लिखते हैं वही फार्मूला, x1 + x2/2 और इसी तरह से y1 + y2/2। तो बाय पुटिंग आवर वैल्यूज़, अब इनके कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं जो कि 4 2 और -4 3 हैं। तो इनके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट बनेंगे 4 -4 और उसके बाद 2 और -3। लिखते हैं जी यहाँ पे 4 - 4/2 और यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या थी 2 - 3, 2 - 3/2। तो यहाँ पे देखिएगा 4 - 4 ज़ीरो हो जाएगा और ये सारी वैल्यू ज़ीरो और यहाँ से फिर से -1/2 आ गया। तो हमने ये देखा कि दोनों के मिड पॉइंट्स क्या हैं, सेम है। ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों का क्या है, सेम है। तो लिहाजा ये साबित हो गया कि हमारे पास जो ये है ये इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट, और वो पॉइंट भी हमने निकाल लिया है। ओके जी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस बोथ diagonal have same midpoint, therefore they intersect at 0 - 1/2। तो इससे साबित हुआ कि ये 0 - 1/2 पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये आपका टॉपिक आज का क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा, 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको देखते हैं। मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं जी हम अब। क्वेश्चन नंबर 6 में अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कहता है, वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस उसने में दिए हुए हैं। कहता है शो दैट द लेंथ PQ लेंथ of the line segment joining the midpoint of the line segment PRQR is 1/2 of the PQ। तो इस स्टेटमेंट को समझने से पहले सबसे पहले मुझे यहाँ पे डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो ये मैंने डायग्राम बना ली। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो पॉइंट है ना PQ, इसको मैं PQ कह दूँगा। ये जो PQ पॉइंट है, अगर मैं इसको R कहता हूँ तो इस PR का मिड पॉइंट, ये PR का मिड पॉइंट ले लिया मैंने, इधर से मैंने QR का मिड पॉइंट ले लिया। तो हमने साबित ये करना है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन ज्वाइन हो रही है, जिसको मैं नाम दे देता हूँ M1 M2 का, और ये बन जाएगा जी M1 M2, जो लाइन है ये कहता है कि हाफ है किसका, PQ का। ये हमने इसको साबित यहाँ पे करना है। ओके जी, अगर आप सबको स्टेटमेंट की समझ आ गई है तो चलते हैं अब इसकी रिक्वायरमेंट के मतलब कि ये स्टेटमेंट के मुताबिक हमें फाइंड क्या करना है। तो फाइंड करने के लिए ये देखिएगा, सबसे पहले मुझे तो मिड पॉइंट निकालने होंगे, PR का और QR का मिड पॉइंट फाइंड करूँगा। फिर मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद मुझे ये लेंथ निकालनी होगी M1 M2, और उधर से मुझे लेंथ फाइंड करनी होगी PQ, डिस्टेंस फार्मूला से ये होगा। और फिर उसके बाद इन दोनों की लेंथ अगर इक्वल आती हैं तो हैंस प्रूव,
और अगर इक्वल नहीं आती तो हम लिख देंगे कि वहाँ पे ये प्रूव नहीं है। ओके, नाउ सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ पी आर। तो पी आर का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। उसी तरह से हमारे पास जो फार्मूला था x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, x1 x2/2 प्लस y1 y2/2 ये मिड पॉइंट फार्मूला है। अब इसकी वैल्यूज़ क्या हैं हमारे पास यहाँ पे, p और r की, p q और r की जो उसने हमें वैल्यू दी है बेटा वो देखिएगा। p की वैल्यू उसने दी है हमें 4 और 6। इसी तरह से हमारे पास जो वैल्यू है q की वो -2 -4 है। यहाँ लिख देते हैं हम -2 -4 -4। और इसी तरह से हमारे पास जो उसने r की वैल्यू दी है वो है -8 एंड 2। ले जी, ये वैल्यूज़ है मेरे पास। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले पी आर की वैल्यू क्या है, 4 -8, ये 4 है, 4 -8/2। और इसी तरह से दूसरी वैल्यू क्या है जी, 6 + 2/2। तो इनकी वैल्यूज़ निकालें तो -4/2 और यहाँ पे 8/2। और वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी -2 बाय कैंसिलेशन और साथ आ जाएगा 4 की वैल्यू। ले जी, ये एक मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरे मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट जी। नेक्स्ट आएगा हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ ये पी आर था। और नेक्स्ट जो हमारे पास होगी वैल्यू वो है आर क्यू। तो आर क्यू के लिए हम डायरेक्ट फार्मूले वैल्यूज़ को जो है वो यहाँ पे लिखने लगे हैं। आर क्यू में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -2 -8 है, तो लिखते हैं जी -2 -8/2। जबकि वाई कोऑर्डिनेट है वो है -4 2, तो उसको भी हम इसी तरह से डायरेक्ट लिख देते हैं -4 2/2। यहाँ से वैल्यू बनेगी जी -10/2 और यहाँ से बनेगी -2/2। बाय कैंसलेशन वी गेट द वैल्यूज़ -5 और 1, वो भी माइनस का। तो ये आ गए हमारे पास मिड पॉइंट्स। अब हमने क्या निकालना है जी, अब हमने निकालना है m1 m2 लाइन, m1 m2 लाइन बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर, और फिर इधर आ जाता है जी हमारे पास x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बाय पुटिंग वैल्यूज़ यहाँ पे मेरे पास m1 भी मौजूद है, m2 भी मौजूद है। इसको मैं m1 कह दूँगा, इसको मैं m2 का नाम दे देता हूँ। तो m1 के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि हमने m2 को बाद में रखा है, तो m1 में इसको माइनस कर देते हैं जी। क्या वैल्यू बनेगी, -5 और +2 हो जाएगा इसका स्क्वायर एक्स कोऑर्डिनेट में, ये -5 और ये ओके। उसके बाद प्लस जो y2 y1 की वैल्यूज़ है उसमें आ जाएगा -1 -4 का स्क्वायर, और ये सारी वैल्यू स्क्वायर रूट में निकालते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आएगा -3 का स्क्वायर प्लस इंटू -5 का स्क्वायर, और आंसर निकलेगा 9 + 25, और इनको ऐड अप करने से वैल्यू बन जाती है √34। √34 मेरे पास m1 m2 आ गया। अब मैंने निकालनी है वैल्यू, हमारे पास जो सबसे नीचे वाली लाइन थी वो लाइन है, इसका नाम क्या था, ये वाली लाइन P से Q तक की लाइन। तो चलें जी P से Q तक की लाइंस को फाइंड करते हैं। PQ लाइन में क्या है, PQ, इस लाइन को फाइंड करने के लिए फिर से सेम फार्मूला, जिसमें वैल्यू होगी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इसमें Q बाद में है, ठीक है। तो Q की वैल्यू क्या है यहाँ पे, लेट्स सी। Q की वैल्यू क्या है जी, P और Q की 4 6 और -4 -2 4। एक्स कोऑर्डिनेट में आ जाएगा 4 और -2, और वाई कोऑर्डिनेट में 6 और -4 4 -2। तो पहली वैल्यू आ गई जी 4 - 2। हमारे पास क्या वैल्यू आएगी,
2 + 4 हो जाएगी वैल्यू। दूसरी वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, बाद वाली वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस करते हैं, दूसरी वैल्यू है जी मेरे पास कौन सी है, -4 6। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, -4 -6, ठीक है, -4 -6 और इधर से -2 -4, ये आना था -2, क्योंकि इसमें पहले से माइनस है यहाँ पे इस फार्मूले में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये +4 बन जाएगा। नेक्स्ट 100 में यहाँ पे आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है वो क्या बनेगी, -4 माइनस ये बन जाएगा -10 का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 4 + 10 का स्क्वायर कितना होता है जी हमारे पास, -4 -6 10 आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर है, ये वैल्यू मेरे पास बन गई 100, और इन दोनों को हमने ऐड अप किया तो वैल्यू मेरे पास आ गई टोटल 104। अच्छा, अब ये करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड कर देते हैं किसके ऊपर, अंडर जो है हमारे पास, इस 104 को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इसमें। यहाँ पे इस पर ज़रा दोबारा देखिएगा, -2 में से जब इसको निकाला, -2 -4 आना था यहाँ पे, ये हमने +4 लिख दिया, हाँ यहाँ -4 आना था, तो ये बनेगी टोटल वैल्यू -6, और -6 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 36। कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, ये वैल्यू बन जाएगी टोटल 36, और जब इन दोनों को मैं ऐड अप करूँगा तो यहाँ से ऐड करने से वैल्यू बनेगी 136। ओके गाइस, बेटा ये देखिएगा, हम इसको क्या 136 को लिख सकते हैं 4 × 34। अब यहाँ पे मैं 4 का अगर स्क्वायर रूट लूँ तो बाहर क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट में क्या रह जाएगा 34, ठीक है जी। तो ये वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, ये लेंथ थी किसकी, PQ की, ये PQ की मैंने लेंथ फाइंड कर ली। अब अगर हम गौर से देखें तो PQ की वैल्यू यहाँ पे जो बनती है, 2 को मैं इस तरफ लेकर आऊँ तो ये बन जाता है 1/2 = √34। ये √34 किसके इक्वल आ रहा है, 1/2 PQ, और यहाँ से √34 किसके इक्वल आ रहा था, M1 M2। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो बाय कंपेयरिंग √34, अगर मैं √34 को कंपेयर करूँ तो M1 M2 जो है वो बराबर आ रहा है 1/2 PQ के, तो हैंस प्रूव्ड, ये साबित हो गया कि हमारे पास जो M1 M2 है वो बेसिकली हाफ है किसका, P/Q का। ओके बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, और इस एक्सरसाइज के नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस कोशिश करनी है आपने, रेगुलरली करते रहना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।